क्या इसकी क्यों आवश्यकता होती है। बेटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कुछ 4 से 5 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, इस बात की तो गारंटी है। और उसमें से एक टॉपिक भूमि सुधार ही है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। पहले हम समझते हैं कि भूमि सुधार का मतलब होता क्या है। इसको हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। भूमि सुधार को ही हम संस्थागत सुधारों के नाम से भी जानते हैं। हमने इससे पीछे पढ़ते आए कि भाई किसानों को भाई ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि ज़मीनें छोटी थी, ज़मीनों पे जो है मध्यस्थों का जो है हक था, किराया बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत कम ज़मीन है, किसी के पास ज़मीन ही नहीं है। कई सारी प्रॉब्लम जो है किसान फेस करता था ज़मीन के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती थी। तो फिर सरकार ने इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया, सरकार ने इसको ठीक करने के लिए भूमि सुधारों को अपनाया। भूमि सुधारों का उसके नाम से ही पता चल रहा है, भूमि सुधार या भू सुधार कुछ भी कह सकते हो। भूमि सुधारों का मतलब है कि ज़मीन भूमि से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनमें सुधार करना। तो अभी मैंने समस्याएं आपको बताई 4-5, तो सरकार ने क्या करा, उनको दूर किया, उनको ख़त्म किया। जो भी एक छोटा किसान फेस कर रहा है उसी को ही भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है या उसी को ही संस्थागत सुधार कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कई सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं। कह रहा है खेतों पर बचत, निवेश तथा उत्पादन में वृद्धि करने के निरंतर प्रयत्नों द्वारा कृषि के लिए व्यवस्था संबंधी जो सुधार किए जाते हैं उन्हें भूमि सुधार कहते हैं। या नीचे वाला देख लीजिए, भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन है। ये इन सभी डेफिनेशंस के अंदर यही कह रहा है कि भाई एक जो किसान है और जो भूमि है, भूमि से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करना, और किसान के बीच में और भूमि के बीच में क्या हो, नियोजन और संस्थागत पुनर्गठन करना। मतलब कि पहले जो वो प्रॉब्लम फेस करता था अब वो सारी प्रॉब्लम फेस ना करे। इन्हीं को ही भूमि सुधार कहते हैं। या यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है इस प्रकार भूमि सुधार का अर्थ है, अब देखिए यहाँ पे, इस प्रकार भूमि सुधारों का अर्थ होता है मध्यस्थों की समाप्ति। सबसे पहला, मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी पद्धति में सुधार तथा जोतों की सीमा के निर्धारण से लगाया जाता है। मतलब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सरकार ने ज़मीन की लिमिट जो है वो फिक्स कर दी थी। जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत कम ज़मीन है, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए सरकार ने ज़मीन की सीमा ही फिक्स कर दी। परंतु व्यापक अर्थ में भूमिहीन श्रमिकों की दशा में सुधार, चकबंदी तथा भूमि की उन्नति और विकास और सहकारी कृषि के विस्तार को भी भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर बेटा आपको याद है तो ये 5 पॉइंट वही लिखे हुए हैं जो हमने भूमि सुधारों के अंदर पढ़े हैं। पहला था मध्यस्थों का उन्मूलन, ठीक है। दूसरा था किराए का नियमन, ठीक है। तीसरा था सहकारी खेती, चौथा था चकबंदी, और पांचवा था भूमि की उच्चतम सीमा को फिक्स कर देना। यही 5 टॉपिक मैंने आपको बताए थे संस्थागत और भूमि सुधारों के अंदर जो सरकार ने किए थे, और यही इसने यहाँ लिखे हैं। इन्हीं को ही भूमि सुधार कहते हैं। इस प्रकार भूमि सुधारों में भू धारण प्रणाली, जोतों का आकार, कृषि पद्धति के समस्त परिवर्तन जिसकी सहायता से उत्पादन में वृद्धि की जा सके और सामाजिक न्याय का वातावरण बन सके, उसको जो है शामिल किया जाता है। भाई वो सारे के सारे सुधार सरकार क्यों कर रही थी, क्योंकि वो लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न थे जिसकी वजह से कृषि के अंदर उत्पादकता नहीं बढ़ पा रही थी। तो उसको दूर किया जाए ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि एक किसान के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, दूसरे के पास है ही नहीं, है तो बहुत कम है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, एक क्वालिटी नहीं थी इस चीज़ के अंदर। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ही सरकार ने भूमि की उच्चतम सीमा को फिक्स कर दिया था कि भाई एक बंदे के पास मैक्सिमम इतनी ज़मीन होगी। अगर उससे ज़्यादा ज़मीन किसी बंदे के पास निकलती है
तो सरकार उसको अपने अंडर में ले लेती है, सरकार की वो ज़मीन हो जाती है और उस ज़मीन को उस बंदे को दे देती है जिसके पास ज़मीन नहीं होती। सरकार ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि सभी लोगों के पास इक्वल की ज़मीन आ जाए, किसी के पास ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ज़मीन हो या बहुत कम ज़मीन हो, सबके पास इक्वल की ज़मीन आए, इक्वालिटी रहे। इसी को ही सामाजिक न्याय का वातावरण कहते हैं। भूमि की उच्चतम सीमा फिक्स करने का केवल एक ही ऑब्जेक्ट था कि सामाजिक न्याय का वातावरण जो है वो क्रिएट हो सके। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे ये बताया गया है कि भूमि सुधार होता क्या है। वो 5 सुधार जो हमने पढ़े थे उनको भूमि सुधार कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था भूमि सुधार क्या होते हैं, इसके उद्देश्य बताइए, इसकी आवश्यकताएं बताइए और पंचवर्षीय योजना में हुई प्रगति को बताइए कि जब से हम आज़ाद हुए हैं 1951 से लेके अब तक हम 12 5 ईयर प्लान को अपना चुके हैं। तो उन 12 5 ईयर प्लानों के अंदर 5-5 सालों के जो प्लान्स होते हैं और उसके बीच में कुछ 3-3 साल 1-1 सालों के भी हैं। तो अब तक हमने जो 12 प्लान अपना चुके हैं उसमें सरकार ने कितने भूमि सुधार किए हैं, क्या क्या किया है उन 12 5 ईयर प्लान के अंदर, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है। बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट। भूमि सुधार क्या होते हैं, इसके उद्देश्य, इसका आवश्यकता, ये तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये तो डेटा का क्वेश्चन है और इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, कभी आया भी नहीं है ये। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भूमि सुधारों के उद्देश्य और आवश्यकता की, कि आखिर पहले हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं, आखिर भूमि सुधार क्यों करें, क्या मोटिव क्या है भूमि सुधार करने का। तो भाई सबसे पहली बात तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भूमि सुधार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी की सारी समस्याएं वो कृषि के अंदर लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न है। भूमि सुधारों का मूल उद्देश्य उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करना है। उत्पादन केवल उसी समय अधिकतम हो सकता है जब उत्पत्ति के समस्त साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, इन सब का जो है इनको आदर्श मात्रा में जो है लगाया जाए। इस कार्य के लिए खेतों को गहरी खेती के योग्य चकबंदी करना, आर्थिक जोतों का निर्माण करना आदि जो है किया जाता है। सबसे पहला जो मोटिव है वह है भाई कैसे भी करके उत्पादन में वृद्धि हो सके। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने भूमि सुधारों के अंदर जो किसानों की छोटी बिखरी हुई ज़मीनें थी उसको क्या करा, चकबंदी करी, सहकारी खेती को प्रमोट किया कि कैसे भी करके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो सके। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वह है सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तनों की प्राप्ति। जो मैंने आपको बताया, ज़मीन की उच्चतम सीमा को फिक्स कर दिया था सरकार ने। कृषि व्यवस्था में सामाजिक न्याय की प्राप्ति भूमि सुधार कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य में आर्थिक समानता की ओर, यह उद्देश्य हमें आर्थिक समानता की ओर ले जाता है। इसका मतलब क्या है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान की जाती है, खेत जोतने वाले को खेत पर अधिकार मिलता है और काश्तकारों प्रथा में सुधार किया जाता है। पहली बात तो ज़मीन की उच्चतम सीमा फिक्स कर दी, और अगर किसी के पास ज़्यादा निकलेगी सरकार अपने अंडर में ले लेगी और उसको दे देगी जिसके पास ज़मीन नहीं है। तो इससे उसके भूमिहीन का मतलब होता है, भूमिहीन किसान का मतलब जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, ठीक है। प्लस मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया था, जो एक्चुअल में मध्यस्थों का मतलब होता है मीडिएटर, जो किसानों का शोषण कर रहे थे उस टाइम पे, तो उसको ख़त्म किया गया, ठीक है। और ज़मीन का मालिक उन्हीं को बना दिया गया जो उस पर एक्चुअल में खेती कर रहा है। और काश्तकारी प्रथा, जो ज़मीन को किराए पे ले लेते हैं और फिर उस पर खेती करते हैं, तो भैया उसको किराए को भी फिक्स कर दिया गया कि फ़सल के 1/3 से ज़्यादा आप किराया नहीं ले सकते। तो ये कुछ सुधार सरकार ने किए ताकि समाज के अंदर सामाजिक वातावरण जो है वो क्रिएट हो सके। और अन्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, भूमि संबंधी अधिकारों में विद्यमान विषमताओं को दूर करना। मतलब कि उस टाइम पे जो ज़मींदार, मैंने आपको एक वर्ड बताया था ज़मींदारी प्रथा, सारा का सारा ज़मींदारों के हाथों में जो है ज़मीन का अधिकार था, वो जो चाहे उनसे करवा सकते थे। तो इन सब को दूर करना, किसानों तथा कृषि मजदूरों को अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बेटा यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक है किसान और एक है कृषि मजदूर। अब आप बोलोगे भाई ये दोनों अलग कैसे हैं, अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम, किसान भी और कृषि मजदूर भी। एक किसान भी कृषि मजदूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है
कि कृषि मजदूर जो है वो किसान हो। कृषि मजदूर एक वो व्यक्ति होता है जो, दो रीज़न है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। कृषि मजदूर कौन होता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, एग्रीकल्चर लेबर कौन होती है, जो दूसरों के खेत पे एज अ मजदूर काम कर रहा है, दूसरों के खेत पे। और क्यों कर रहा है, उसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो उसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, ये इसका सबसे पहला रीज़न हो सकता है। और दूसरा इसका रीज़न ये हो सकता है कि उसके पास ज़मीन तो थी अपनी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम ज़मीन है, जिससे उससे इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, इतनी इनकम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर रहा, तो दूसरों के खेत पे काम कर रहा है। तो कृषि मजदूर और किसान दोनों अलग अलग बंदे हैं। भूमि का उचित, समान व न्यायोचित वितरण करना और किसानों को भूमि संबंधी अधिकार देके आर्थिक विकास की भावना को प्रबलतम बनाना। तो ये उद्देश्य हैं इसकी, और या आवश्यकताएं आ जाएं इस, ये बेटा आती है कि इसके उद्देश्य बताइए कि आखिर ये जो है क्यों किया जाना चाहिए भूमि सुधार। इसके उद्देश्य और इसकी आवश्यकताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। भूमि सुधार क्या होते हैं, इसके उद्देश्य और इसकी आवश्यकता, तो ये तो ज़रूर कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से, और कुछ भी नहीं आना, बहुत फालतू की चीज़ें दे रखी है इसमें, यही आएगा इसमें से। अब है कि पंचवर्षीय योजना में हुई प्रगति को बताइए। अब इसके अंदर क्या है, अब तक बेटा हम 12 5 ईयर प्लान को अपना चुके हैं, 12। तो अब थोड़ा डेटा का क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई पहली में हमने क्या करा, क्योंकि हमें 12 के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इतना तो याद नहीं करोगे, अब आपको क्या करना है, ये वाला याद नहीं करना जहाँ मैंने अंडरलाइन करी है, आपको यहाँ से याद करना है। प्रथम योजना की अवधि में मध्यस्थों को समाप्त करके भूमि सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई। सबसे पहला मध्यस्थों को ख़त्म किया गया, सबसे पहला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या करेंगे, द्वितीय का अगर पूछ ले तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखेंगे इस योजना में कांग्रेस ने 1958 में अपने नागपुर अधिवेशन में सहकारी कृषि के विकास पर बल दिया, दूसरा हो गया। तीसरे में लिखेंगे मुख्य उद्देश्य द्वितीय योजना में निर्धारित नीति को लागू करना, ये तो छोटा ही लिखा हुआ है। चौथे में लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे योजना आयोग ने भूमि संबंधी कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने पर बल दिया, जल्दी से जल्दी जो है भूमि सुधार के कार्यक्रम हो सके। पाँचवें में लिख देंगे इसी तरीके से, पाँचवें में लिख देंगे इसी तरीके से कुछ छोटा सा देख लेंगे, यहाँ पे जो है चकबंदी की गई है, शायद भूमि सुधार कार्यक्रम हेतु करोड़ों की व्यवस्था की गई, इस योजना के दौरान लागू करने के लिए प्रशासन, यहाँ पे ये लिख देंगे, ये यहाँ से ये वाली लाइन लिख देंगे, ये वाली। सारा कुछ भी याद नहीं करेंगे क्योंकि 12 प्लान है, ठीक है। तो 12 प्लान तो आप याद करने नहीं बैठोगे, बस हमको ये बताना है पहले में क्या किया गया, मध्यस्थों को समाप्त किया गया और भूमि सुधारों में थोड़ा सुधार किया गया। द्वितीय में क्या किया गया, सहकारी कृषि पे बल दिया गया। तृतीय में क्या किया गया, सहकारी कृषि, क्या लिखा हुआ है, द्वितीय योजना में निर्धारित नीति को लागू करना। सहकारी कृषि अच्छी तरीके से हो सके उसके लिए जितनी भी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट की गई है उस पर ध्यान देना। चौथे में क्या लिखा हुआ है कि जो भूमि संबंधी कार्य हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके उस पर बल देना। पाँचवें में पैसे वगैरह की व्यवस्था की गई कृषि के लिए, भूमि सुधारों के लिए जितने भी रुपए की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था की गई कि कैसे भी करके भूमि सुधार का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। इसके लिए जितने भी पैसों की नीड है उसका इंतज़ाम कीजिए। छठी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो छठी व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा वो है, आप यहाँ पे लिख देंगे कि इस व्यवस्था में भूमि सुधारों के लिए इतने रुपए जो है खर्च किए गए। योजना प्रलेख में ये कहा गया था कि भूमि सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गति काफ़ी धीमी रही है, इसका प्रमुख कारण भूमि सुधारों का संतोषजनक रूप से क्रियान्वयन ना होना, तो ये लिख देंगे। या अगर ये नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे तो बताया गया है कि भैया छठी योजना तक आते आते भूमि सुधार के काम अच्छे नहीं चल रहे थे, तो अगर ये नहीं लिखना चाहते तो इसके अंदर आप यहाँ से लिख सकते हो केवल ये वाले पॉइंट, ये वाले कि भूमि की उच्चतम सीमा फिक्स कर देना, ठीक है, ये वाले लिख सकते हो। सातवीं योजना की बात करें तो यहाँ पे ये लिख देंगे, बस इतना लिख देंगे। आठवीं योजना की बात करें
तो 8वीं योजना में ये लिख देंगे। इतना सारा नहीं लिखना बेटा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। 9वीं योजना में भूमि व्यवस्था को अधिक कार्यकुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए भूमि सुधार संबंधी कानून को सख्ती से बनाया गया। 9 तक ही दे रखा है इनने, 9 तक ही दे रखा है इनने, और ज़्यादा जो है नहीं दे रखा। वैसे हैं पूरे 12, तो 9 तक दे रखा है। और इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए कि पंचवर्षीय योजना के अंदर जो भूमि सुधार किए गए हैं उसको लिखो। तो अगर आ भी गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक एक लाइन बताई है कि ये लाइनें आप लर्न कर सकते हैं। एक एक लाइन तो आप कर सकते हो, और डेटा का कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तो बहुत ही ईजिली ये आपका लर्न हो जाएगा। मोस्टली इनके सबके अंदर पहले वाले में मध्यस्थ, दूसरे वाले में सहकारी खेती, पहले वाले में मध्यस्थ, दूसरे वाले में सहकारी खेती, तीसरे वाले में सहकारी खेती के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उनको लागू करना, चौथी में काम को जल्दी से जल्दी जो है पूरा करना। ये सब जो है किया जा रहा है। और 5वीं 6वीं में पैसों की बात चल रही है कि भाई काम ढंग से नहीं हो रहे, तो जितने भी पैसे वगैरह की रिक्वायरमेंट है उसको जो है जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, पैसों की व्यवस्था कीजिए। 6वीं में भी यही बात चल रही है, 7वीं में भी पैसों की बात चल रही है, और 8वीं में भी पैसों की ही बात चल रही है कि केंद्र सरकार से जो है राज्य सरकार को इतना खर्चा था। ये सब जो है हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन वही है कि भारत के प्रमुख भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए, कि भारत के अंदर कौन कौन से सुधार किए गए। घुमा फिरा के क्वेश्चन में फिर वही पूछ रहा है कि क्या क्या किए गए। तो वो जो मैंने 5 बताए थे, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही 5 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, और इसने भी वही लिखे हैं, ठीक है जी। देखिए इसने भी वही लिखे हुए हैं, बल्कि इसने तो और कम लिखा हुआ है अलग अलग। आप चाहो तो डिट्टो वो 5 के 5 लिख सकते हो। पहला है मध्यस्थों की समाप्ति। तो मध्यस्थों की समाप्ति में क्या लिखेंगे? मध्यस्थ का मतलब होता है जो किसानों का शोषण करते हैं, ठीक है, उसको जो है मध्यस्थ कहते हैं। तो अब जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस समय देश आज़ाद हुआ था लगभग 40% कृषि क्षेत्र पे ज़मींदार, जागीरदार और मध्यस्थों का प्रभुत्व था। सारा का सारा ज़मीन इनके अंडर में था। तो प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं में इन मध्यस्थों के उन्मूलन का कार्य पूरा किया गया। शुरू के जो दो प्लान थे उसके अंदर सरकार ने अपना यही टारगेट रखा कि भाई कैसे भी करके इनको ख़त्म करना है, और भूमि का मालिक उन्हीं को बनाना है जो उसको जोत रहे हैं एक्चुअल में। इस सुधारों के परिणाम स्वरूप 2 करोड़ से अधिक काश्तकारों का राज्य से सीधा संबंध हो गया। इस सुधार के अंतर्गत 66 अधिनियमों द्वारा देश के 66 लाख मध्यस्थों को हटाया गया। 26 लाख मध्यस्थों को हटाया गया। मध्यस्थों की अधिकांश प्रति भूमि सरकार को प्राप्त हुई। उपलब्ध भूमि में से 57.7 लाख हेक्टेयर भूमि भूमिहीन किसानों को बांटी गई। समस्त मध्यस्थों को क्षतिपूर्ति, पुनर्वास एवं ब्याज आदि के रूप में इतने करोड़ रुपए देना स्वीकार किया गया, जिससे 320 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मध्यस्थों की समाप्ति से कृषि के विकास को अत्यधिक लाभ पहुंचा है। मध्यस्थ विकास की राह में एक महत्वपूर्ण बाधा पहुंचा रहे थे। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर इसने क्या लिखा है। इसके अंदर इसने ये लिखा है कि भाई जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो ज़मीन किसानों के पास नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था, ज़मींदारों को, मध्यस्थों को, काश्तकारों को, इन सबको ज़मीन का मालिक बना दिया गया था। किसान मालिक नहीं था ज़मीन का, उनसे छीन के, उन्हीं की ज़मीन उनसे छीन के उन्हीं से ही काम किया जाता था। तो ऐसी सिचुएशन में और ये उनका शोषण करते थे बहुत ज़्यादा। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए सरकार ने, जब हम आज़ाद हुए 1951 में, सबसे पहले जो हमने पहला 5 ईयर प्लान अपनाया और फिर दूसरा 5 ईयर प्लान अपनाया, उस 5 ईयर प्लान के अंदर सबसे पहला टारगेट यही लिखा गया कि भाई मध्यस्थों को ख़त्म करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने, वो ऐसे तो जाएंगे नहीं कि सरकार बोल देगी दीदी आप जाओ,
आप जाओ जी ये तो ज़मीन इनकी है और ये आप कैसे यहाँ काम कर रहे हो, इतनी प्यार से तो कोई भी नहीं मानने वाला। तो भैया उनको सबसे पहले सरकार ने दिया कंपनसेशन, पैसा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया मध्यस्थों को हटाने के लिए क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कंपनसेशन। इतने रुपए में बात हुई कि ठीक है हम चले जाएंगे, 604 करोड़ रुपए दे दो, जिसमें से कह रहा है इतना अमाउंट जो है वो पे कर दिया गया है। इतने रुपए में बात हुई कि ठीक है जी हम चले जाएंगे, इतने रुपए दे दो। फिर सरकार ने उन्हें पैसे दिए। जब सरकार ने उन्हें पैसे दिए, सारी ज़मीन वापस सरकार ने अपने अंडर में ली और फिर सरकार ने उन किसानों को बांटी जिनके पास ज़मीन नहीं थी। भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटी गई और इतने लाख मीडिएटर्स को हटाया गया और ज़मीन लेके भूमिहीन किसानों में बांटा गया। क्योंकि ये जो है मीडिएटर जो हैं वो प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर, कृषि के अंदर बहुत बड़ी बाधा जो है वो उत्पन्न कर रहे थे। तो ये सबसे पहले सरकार ने किया काम, भूमि सुधार के अंदर मध्यस्थों का उन्मूलन। दूसरा काम लिखा हुआ है काश्तकारी सुधार। इसमें क्या आता है, लगान का नियमन, फसल का 1/3 से ज़्यादा किराया नहीं हो सकता, जैसे इसमें कई सारे लिखे हुए हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है इसके अंदर काश्तकारी सुधार के अंदर लगान का नियमन। पहले काश्तकारों से इच्छा अनुसार लगान लिया जाता था। काश्तकार तथा बट्टादार उपज के आधी से अधिक भूमि भूस्वामी को लगान के रूप में देते थे। मतलब कि 50% से भी ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मतलब 100% की अगर प्रोडक्शन हो रही है तो 60 से 70% तो उसी को दे देता था, 30 से 40% अपने पास रख देता था। लेकिन फिर इस चीज़ को ठीक किया गया। फिर योजना आयोग ने पहली योजना में लगान की अधिकतम मात्रा कुल उपज का 1/3, 1/4 या 1/5 इतना फिक्स कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा आप जो है किराया नहीं ले सकते। द्वितीय योजना में पुनः इस बात पर बल दिया गया। तृतीय योजना में इस व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि भूस्वामी को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वह काश्तकारों को लगान प्राप्ति की रसीद दें। इस व्यवस्था से लगान में पर्याप्त कमी आई और काश्तकारों और बट्टादारों के शोषण में भी कमी हुई। अब क्या किया गया, सरकार ने तो रूल बना दिया कि भाई कोई भी बंदा 1/3 या 1/4 या 1/5 से ज़्यादा नहीं कर सकता। भाई ये तुम बहुत ज़्यादा ले रहे हो। अब कौन मानेगा इसकी बात, सरकार की बात मानेगा कौन, पता कैसे चलेगा, प्रूफ कैसे चलेगा इसका। तो सरकार ने बोला अब जब भी किराया लोगे तो भाई किराया देने के बाद स्लिप काटो, एक रसीद काटो कि आप कितना किराया ले रहे हो, तो इससे प्रूफ रहेगा। अगर और सरकार चेक कर सकती है फिर कि कितना किराया चार्ज किया जा रहा है। अब चालबाजी नहीं हो सकती थी। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए कि इनकी बात को माना जाए, किराया 1/3 या 1/4 से ज़्यादा ना लिया जाए, सरकार ने उसके लिए रसीद कर दी फिक्स कि भाई किराया जब भी दे रहे हो बदले में अपने पास एज अ प्रूफ एक रसीद लो, ताकि हमें भी पता चल सके कि कितना किराया चार्ज किया जा रहा है, किसी से ज़्यादा चार्ज तो नहीं किया जा रहा। तो इससे जो ये शोषण करते थे किसानों का बहुत ज़्यादा चार्ज करके, ये अब ख़त्म हो गया। भू स्वामित्व की सुरक्षा। भू धारण की सुरक्षा का अर्थ यह है कि काश्तकारों का भूमि पर स्थायी अधिकार होना, उन्हें बेदखल कर दिया जाए, क्योंकि यदि भूमि पर काश्तकारों का अस्थायी अधिकार होता है तो वह कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास में कोई भी रुचि नहीं रखते। तो जैसे मध्यस्थ होते हैं ऐसे ये भी होते हैं। तो इनको हटा के ज़मीन को मालिक एक्चुअल में उन्हीं को बना देना जो हैं। द्वितीय योजना से पहले ऐच्छिक परित्याग के बहाने काश्तकारों की बहुत बेदखल होती थी। द्वितीय योजना में योजना आयोग ने ऐच्छिक परित्याग के मामले में रजिस्ट्री करवाने का सुझाव भी दिया। साथ ही यह प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया कि ऐच्छिक परित्याग के बाद भी भूस्वामी केवल काश्त की जाने वाली और भूमि की मात्रा का ही स्वामी माना जाएगा। मतलब कि जो भूमि को एक्चुअल में जोत रहा है वही उसका मालिक माना जाएगा, कोई फालतू का बंदा यहाँ पे उसका मालिक जो है नहीं माना जाएगा। दुर्भाग्यवश उपरोक्त दोनों ही प्रतिबंधों का व्यवहार में पालन नहीं हो रहा है। मतलब कि भाई अगर तेरे पास ज़मीन है तो उसकी रजिस्ट्री करवा ले, ठीक है, लेकिन मानी नहीं किसी ने बात। इस अवधि में योजना आयोग ने ये सुझाव दिया कि खुदकाश्त करने वाले भूस्वामी के लिए 4 शर्तों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया।
निजी देखरेख, गांव में अथवा उसके निकट ही निवास, निजी श्रम और कृषि में जोखिम को उठाना। इसका मतलब क्या हुआ, भाई तो खुद ही देखेगा और गांव के आसपास ही रहेगा, खुद ही काम करेगा उसके अंदर और खुद ही रिस्क लेगा, सारा काम जो है एक ये खुद ही करेगा, कोई तेरे बिहाफ पे कोई दूसरा जिसकी ज़मीन है उसको ये बोला गया जिसकी ज़मीन है खुद ही देख रेख करेगा, खुद ही उसके आसपास रहेगा, खुद ही उसमें काम करेगा और खुद ही जो है रिस्क उठाएगा। जिसकी भी ज़मीन है, तेरी ज़मीन है अगर तो तू कर ये सारे काम, और अगर तेरी ज़मीन ये नहीं है तो भाई तू फिर इसको जा यहाँ से और जो इसका एक्चुअल में मालिक है उसको दे दे। परंतु अभी तक ये 4 शर्तें किसी राज्य ने लागू नहीं की हैं। और लास्ट इसमें लिखा हुआ है खुदकास्ट में भूमि का पुनर्ग्रहण नियमों की दृष्टि से समस्त राज्यों को 4 भागों में जो है बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो है वो राज्य आते हैं जहां काश्तकारों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। इन राज्यों में भूस्वामियों को पुनः भूमि प्राप्त करने की आज्ञा नहीं मिली है। ये राज्य हैं बंगाल वगैरह, ये सब। मतलब कि पहले तो वो हैं जहाँ पे मीडिएटर्स को ही प्रोटेक्शन दी जाती है कि तुम टेंशन ना लो, तुम ही हो इनके मालिक और कोई नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी के लोग। दूसरी कैटेगरी के अंदर वो राज्य आते हैं जब भूस्वामियों को निजी कृषि के लिए एक सीमित क्षेत्र मिल सकता है, परंतु साथ में ये शर्त है कि काश्तकार के पास एक न्यूनतम क्षेत्र अवश्य छोड़ना होगा। ये राज्य हैं ये वाले। मतलब कि जो भूस्वामी है उसके पास भी एक एरिया है और जो काश्तकार है उसके पास भी एक मिनिमम एरिया है, दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं। अब आता है तीसरे समूह में पंजाब, असम राज्य आते हैं। इन राज्यों में काश्तकारों को अनियंत्रण भूमि प्रदान की जाएगी, इसके बाद पुनर्ग्रहण हो सकता है। भूमि ढूंढने का उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा जाएगा। मतलब कि सबसे पहले तो जो काश्तकार हैं उनको लैंड दी जाएगी, उनको देने के बाद अगर ज़मीन बच रही है तो जो है जिसको देना है उसको दे दो। पहले तो काश्तकारों पे ध्यान दिया जाएगा और ज़मीन अगर नहीं है तो वो सरकार देखेगी कहाँ से आएगी, क्या करना है। और लास्ट कैटेगरी के अंदर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें क्या है, जहाँ भूस्वामियों को पुनः भूमि प्राप्त करने का अधिकार इस शर्त पे दिया गया है कि वह निर्धारित सीमा से अधिक भूमि नहीं ले सकते, परंतु काश्तकारों के लिए किसी न्यूनतम क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया। भूस्वामियों के लिए लिमिट फिक्स है, काश्तकारों के लिए लिमिट फिक्स नहीं है। बेटा इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली क्या बात की गई है, इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली 2 चीज़ों की बात की गई है। पहला है काश्तकार और दूसरा है भूस्वामी। यहाँ पे बात की जा रही है ज़मीन के पुनर्गठन की या पुनर्ग्रहण की, कि भाई ज़मीन एक्चुअल में किसकी है और उसका मालिक कौन होगा, कौन उस पर खेती करेगा। तो कह रहा है अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग रूल चलते हैं, तो जितने भी रूल चलते हैं उनको हम 4 उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पहले वाले अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे काश्तकारों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है, यहाँ कोई भूमि सुधार नहीं होता। दूसरी कैटेगरी के अंदर अलग टाइप के लोग हैं, तीसरी कैटेगरी के अंदर अलग राज्य हैं, चौथे के अंदर अलग राज्य हैं। हर राज्य के अंदर अलग रूल चलता है। तो इस तरीके से भूमि का पुनर्ग्रहण किया जाता है। ये आ गया इसके अंदर दूसरा पॉइंट। और तीसरा लिखा हुआ है काश्तकारों को मालिक होने का अधिकार। ये इसके पॉइंट है बेटा, ये थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है, काश्तकारी सुधार। ठीक है, थोड़ा सा हो जाओगे तुम इसमें, क्योंकि यहाँ ज़मीन की बात चल रही है केवल। अब ये क्या है, परिश्रमी काश्तकारों को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों ने भूस्वामी के अधिकार संबंधी अधिनियमों को लागू किया है। प्रारंभ में भूस्वामित्व का अधिकार प्राप्त करना ऐच्छिक था, परंतु तृतीय योजना में ऐच्छिकता को हटाने का सुझाव दिया गया, क्योंकि ऐच्छिक होने पर अधिकारों का प्रयोग नहीं हो रहा था। पहले तो कह रहे थे कि भाई अपनी इच्छा से, ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से जो मन है वो करो, लेकिन अपनी इच्छा से तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर सेकंड में तो अपनी इच्छा से ही बोला गया, लेकिन अपनी इच्छा से जब कोई कर ही नहीं रहा था, जब कोई रूल को मान ही नहीं रहा था, फिर तृतीय योजना में ऐच्छिक को हटाकर अनैच्छिक कर दिया गया और रूल एंड रेगुलेशन को बनाया गया कि भैया अब जो हम बोलें वो होगा। तो भूमि सुधारों के अंदर जो सुधार किए गए हैं,
सबसे पहला है मध्यस्थों की समाप्ति, दूसरा है काश्तकारी सुधार जिसके अंदर 4 चीज़ें हैं, लगान का नियमन, ये और ये। उसके बाद है तीसरा जो है इसके अंदर वो है जोतों का सीमा निर्धारण। इसके अंदर बेसिकली अधिकतम सीमा की बात की गई है कि हमारे देश में भूमि का जो बंटवारा है वो बहुत ही ज़्यादा असंतुलित है, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत कम ज़मीन है। कृषि जांच समिति के अनुसार समस्त कृषि क्षेत्र की 34.4% भूमि 4 से 5% व्यक्तियों के पास है। मतलब टोटल 100% का 35% केवल 4 से 35% भूमि केवल 4 से 5% लोगों के पास है। 15 से 5% भूमि इतने लोगों के पास है और लगभग 19% व्यक्ति भूमिहीन है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि से जोतों का जो आकार है उसकी एक सीमा फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, सीमा निर्धारण से भूमि के प्रबंध एवं प्रयोग में कुशलता आती है। इसके अतिरिक्त भूभाग पर भूमिहीन मजदूरों को बसाया जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि भैया इस स्टेप के अंदर सरकार ने ज़मीन, ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम, तो इस स्टेप के अंदर सरकार ने ज़मीन की उच्चतम सीमा फिक्स कर दी, जो कि 2 प्रकारों से की। पहला वर्तमान जोतों की अधिकतम सीमा और दूसरा है भावी जोतों की अधिकतम सीमा। वर्तमान का मतलब अभी इस संबंध में विभिन्न राज्यों में सीमा निर्धारण कानून पारित किए गए, लॉ बना दिया। प्रत्येक राज्य में जोतों की अधिकतम सीमा में अंतर है, हर राज्य की सीमा अलग अलग है। ऐसा नहीं है दिल्ली में ये चल रहा है तो यूपी में भी यही चल रहा होगा, एमपी में भी यही चल रहा होगा, हर सबका अलग अलग है। देश में अब तक 26.9 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है, जिसे राज्य सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है और लगभग इतने एकड़ भूमि का वितरण हो चुका है जिनके पास भूमि नहीं है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम में जोतों की अधिकतम सीमा में परिवर्तन किया गया है। अन्य राज्य सरकारें भी इस दिशा में अब सक्रिय हो रही हैं। हर स्टेट का अपना अलग है, हर स्टेट की सरकार अपना अलग काम करती है। एक्सेस जो भी ज़मीन होती है उसे अपने अंडर में लेके उनको दे देती है जिनके पास ज़मीन नहीं है। और लास्ट है इसके अंदर भावी जोतों की अधिकतम सीमा। ये अधिकतम प्राय राज्यों में पारित, ये अधिनियम प्राय सभी राज्यों में पारित हो चुके हैं। इसमें ये निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति तथा परिवार में अधिक से अधिक कितनी भूमि प्राप्त कर सकेगा, यह सीमा निर्धारित करना वर्तमान जोतों की तुलना में अधिक सरल है। यहाँ पे ऊपर बात चल रही है बेटा एक बंदे के पास मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, यहाँ बात चल रही है एक परिवार के पास, एक परिवार में कितने भी व्यक्ति हों, एक परिवार के पास मैक्सिमम कितनी ज़मीन होनी चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भूमि की उच्चतम सीमा है, जब लोग क्या कर रहे थे, जब सरकार ने अपनी भूमि की सीमा फिक्स कर दी तो लोग अपने रिश्तेदारों में बांट रहे थे कि मेरे पास से ज़मीन ना जाए। तो अब फिर सरकार ने क्या किया, भाई पूरे परिवार के पास मैक्सिमम कितनी ज़मीन होनी चाहिए उसकी भी सीमा फिक्स कर दी। अगर पूरे परिवार में उस लिमिट से ज़्यादा निकलेगी तो उसको सरकार जो है फिर अपने अंडर में ले लेगी। और लास्ट इसमें लिखा हुआ है कृषि पुनर्गठन। कृषि पुनर्गठन में चकबंदी, इधर उधर बिखरी हुई ज़मीन को एक जगह उपलब्ध करा देना, भूमि के प्रबंध में सुधार और सहकारी खेती। ये वही पॉइंट हैं जो हमने अलग अलग पढ़े हैं, जिसको इसने एक हेडिंग बना दिया है कृषि का पुनर्गठन। तो आप भी कृषि का पुनर्गठन हेडिंग डाल के चकबंदी लिख सकते हो, सहकारी खेती लिख सकते हो, भूमि के प्रबंध में सुधार लिख सकते हो, और भूमिहीनों को बसाना तथा भूदान व ग्राम आदि, ये चाहो तो इसको काट सकते हो। आप केवल चकबंदी, सहकारी खेती और भूमि के प्रबंध में सुधार। चकबंदी का मतलब होता है किसानों की इधर उधर बिखरी हुई ज़मीन को एक ही जगह पर इकट्ठा करके दे देना, चकबंदी कहलाता है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया होगा कि भाई इतने हेक्टेयर ज़मीन है, वो इधर उधर बिखरी हुई थी, सरकार ने उसको एक जगह इकट्ठा करके दिया है। सहकारी खेती का मतलब होता है मिलजुल के खेती करना, जिससे चकबंदी के फ़ायदे को और ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा उठा सके। ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल 2 पॉइंट लिख सकते हो। लेकिन बेटा ये पहला इस चैप्टर से आपको जो पढ़ना है वो पहला और दूसरा क्वेश्चन ही पढ़ना है
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, यही एग्ज़ाम में आना है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल ज़मीन 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 ज़मीन, काश्तकार भूस्वामी, काश्तकार भूस्वामी, यही बात चले जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और घुमा फिरा के केवल वही 5 से 6 बातें की जा रही हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे कहता है तीसरे क्वेश्चन में, कह रहा है भूमि सुधार कार्यक्रमों की कमियाँ बताइए और उनको दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। अब ये अलग टॉपिक है, मैं वैसे तो आने तो वही है, वो आप पढ़ सकते हो, वो तो पढ़ना ही है इस चैप्टर से। अब हमें क्या करना है, हमें जो है, जो सरकार ने भूमि सुधार किए हैं, जो जो प्रोग्राम सरकार ने बनाए हैं, अब हमें उसकी डिसएडवांटेज बतानी है कि आखिर ये क्यों सफल नहीं हो पाए, क्या क्या इनकी कमियां हैं, आखिर क्यों अभी तक वही सेम सिचुएशन है। क्या कहते हैं, ज़मीन की उच्चतम सीमा फिक्स नहीं है, किराए का नियमन जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, किराए का नियमन जो है वो ठीक नहीं हो रहा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बात की गई है। इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हमें इसके अंदर कमियां बतानी है और उसको दूर करने के सुझाव बताने हैं। तो कमियां अगर हमें पता चल जाएगी तो सुझाव तो हम बहुत ही आसानी से जो है लिख सकते हैं। हमें बताना है कि सरकार ने जितने भी भूमि सुधार किए हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, कुल मिलाकर भारत में अब तक जो भी भूमि सुधार हुए हैं वह सब सही दिशा में हैं, लेकिन क्रियान्वयन के अभाव में इसके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं हुए तो सही डायरेक्शन में, लेकिन सिर्फ वही बात है, सरकारी काम है तो सरकारी काम है, सरकारी लोग हैं, तो फिर किस तरीके से होगा। कह रहे हैं इस सही तरीके से ये काम नहीं करते हैं, इस वजह से इसका जो रिज़ल्ट है उतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिला जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर, सारी सरकार की डिसएडवांटेज बतानी है, सारी की सारी। सरकार ऐसा कर रही है, बंदे सही नहीं है, काम ठीक से नहीं करते, प्रशासन ठीक नहीं है, सब कुछ वही। भूमि सुधार कार्यक्रम को समन्वित रूप से लागू नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। सहकारी कृषि समितियों का निर्माण प्राय बड़े भूस्वामियों द्वारा किया गया और उन्होंने ही सहकारी सुविधाओं का लाभ उठाया। भूमि को जोतने वाला वास्तविक कृषक सुविधाओं से वंचित रहा। शुरू किया गया था छोटे सीमांत किसानों के लिए, फ़ायदा इसका केवल बड़े किसानों को ही हो पाया है, छोटे किसानों को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाया है। भारत में भू सुधार नीति अत्यंत विलंबपूर्ण रही है, मतलब बहुत टाइम हो चुका है, स्टार्ट कब हुई थी और अब तक इसका कोई रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिला। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिला है। और ज़मीन की बात हो रही है तो ऐसे तो कोई भी बंदा जो है अपनी ज़मीन नहीं दे देगा। हम कह रहे हैं भाई ज़मीन की एक उच्चतम सीमा फ़िक्स कर दी, तेरे पास अगर ज़्यादा निकलेगी सरकार अपने अंडर में ले लेगी, तो ऐसे तो जो है कोई भी नहीं देने देगा अपनी ज़मीन फालतू में। तो इसके बदले में मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, ये सब होने लग गया। भूमि सुधार नियमों में होने वाले परिवर्तन ने भूस्वामियों में अनिश्चितता की भावना जो है उत्पन्न की, कि जो भूमि के स्वामी हैं उनमें क्या हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई कि भाई सरकार अब उनके अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन ले सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। प्रशासन का दृष्टिकोण भूमि सुधारों में सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। यहाँ पे मोस्टली जितनी भी चीज़ें लिखी गई है बेटा, आलोचना का मतलब होता है, आलोचना का मतलब होता है उसकी कमियाँ बतानी है हमें, उसकी डिसएडवांटेज बतानी है। ये सारी कमियाँ हैं, अगर इन सबको ठीक किया जाए तो भूमि सुधारों का फ़ायदा हो सकता है। जो सरकार ने जितनी भी चीज़ें करी हैं, अगर उनको सही तरीके से इनसे काम कराया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, जिसके ये 6 दिक्कत है। अब इनको सुझाव, तो सुझाव बहुत ही आसान है भाई, ये जब ये प्रॉब्लम्स हैं तो सुझाव के लिए क्या करना है, भले ही नीचे पढ़ो या ना पढ़ो, इसी को उल्टा लिख दो पूरा चेप के, तब भी काम बन जाएगा। जैसे पहले लिखा हुआ है भूमि सुधार, पहले मैं जुगाड़बाजी बता रहा हूँ, भूमि सुधार कार्यक्रम को समन्वित रूप से लागू नहीं किया गया, ये लिखा हुआ है, तो नीचे सुझाव में लिखना है कि भूमि सुधारों को समन्वित रूप से जो है लागू किया जाना चाहिए। दूसरे में लिखा हुआ है कि सहकारी कृषि समितियों को जो है उसका फ़ायदा केवल बड़े किसानों को मिला है, भूमि के जोतने वाले किसान जो है इस सुविधाओं से वंचित रह गया।
तो सुझाव के अंदर क्या लिखेंगे कि भैया जो इसका फ़ायदा केवल बड़े भूस्वामियों को मिल रहा है, इसका फ़ायदा केवल बड़े भूस्वामियों को ना मिलकर वास्तविक जोतने वाले किसानों को भी मिलना चाहिए, ये लिख देंगे। तीसरे में लिखा हुआ है कि भूमि सुधार नीति बहुत विलंबपूर्ण है, तो लिखेंगे भूमि सुधार नीति जो है वो विलंबपूर्ण नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक मुकदमेबाजी को ख़त्म करना चाहिए। भूस्वामियों में अनिश्चितता की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और प्रशासन का दृष्टिकोण जो है वो भूमि सुधारों में सहायक सिद्ध होना चाहिए। यही 6 पॉइंटों को उल्टा करके सुझाव लिख देंगे और इसने भी वही लिखा होगा, बस लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के दे रखी होगी। अब देखिए इसने भी वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ से देखिए ज़रा, गलत आवंटन अनुचित राजस्व अधिकारियों कार्रवाई की जाए। प्राथमिकता कृषि का न्यूनतम वेतनों को तुरंत लागू किया जाए। बेटा इसमें लैंग्वेज अच्छी नहीं लिखी हुई है, आपको ये याद भी नहीं होगा। आप जैसे मैंने बताया है सुझाव के अंदर, आप सुझाव बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बताया है, उन 6 पॉइंटों का उल्टा ही लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आना नहीं है। भूमि सुधार क्या होता है, उसके उद्देश्य, उसकी आवश्यकता है, भूमि सुधार अब तक कौन कौन से किए गए हैं, और अगर आ भी गया तो कमियां आपको पता ही हैं, और सुधार आप जो है उसका उल्टा करके जो है लिख सकते हैं। तो ये इसकी लैंग्वेज सही नहीं है, आपको याद नहीं होगा ये।